धन्यवाद वर्मा साहब, धन्यवाद अफजल जी, तमाम इमरान स्टार इमरान टेक्निकल अचीवर पिन अचीवर और प्यारे साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? और जो चुपचाप हैं वो कैसे हैं? समस्या इस पृथ्वी पर उन्हीं लोगों की है जो चुपचाप रहते हैं। जब हम चुप रहते हैं तो सामने वाले को कंफ्यूज कर देते हैं। चुप रहने वाला अपने जीवन में तो समस्या लाता ही है, चुप रहने वाला दूसरों के जीवन में भी समस्या लाता है, और चुपचाप रहने वाला इस पूरी सृष्टि के लिए भी समस्या होता है। ये बात मेरी अपलाइन ने कहा तो मैंने अपलाइन से कहा साबित करके बताओ। अपलाइन से क्या बोला? साबित करके बताओ। तो अपलाइन ने मुझे 3 एग्जाम्पल दिए। चुप रहने वाला कैसे हमारे जीवन में समस्या लाता है। एग्जाम्पल दिया नंबर 1 कि तुम लोग घर पर जाओ और तुम्हारी बीवी एकदम चुप है तो समस्या कम होने वाली कि बढ़ने वाली? तो चुप रहने से समस्या पैदा हुई कि नहीं हुई हमारे जीवन में? यस सर। पुलिस वाला अगर आ जाए और बोले कि यहाँ पर चोरी हो गई है, किसने की? तो जिसने नहीं की बोलेगा मैंने नहीं की। शंका की पूरी सुई किसके ऊपर आएगी? चुप रहने वाले के जीवन में समस्या आई कि नहीं आई? एक जगह चुप रहने वाला समस्या लेकर आया और एक जगह चुपचाप रहने वाले के जीवन में समस्या आई। पूरी दुनिया की मेडिकल साइंस ने इतनी प्रोग्रेस कर ली है कि शरीर के हर अंग में कैमरा डालकर देखा जा सकता है कि शरीर में चल क्या रहा है, लेकिन पूरी दुनिया का कोई साइंटिस्ट इस बात के आसपास भी नहीं पहुंच पाया कि एक आदमी सोच क्या रहा है। कुछ लोग यहाँ पर बैठे बैठे कुछ भी सोच सकते हैं, यह आपका जन्मसिद्ध अधिकार है। आए हैं सेमिनार में, सोचेंगे प्रेमिका के बारे में। आए हैं सेमिनार में, सोचेंगे भैंस के बारे में। आए हैं सेमिनार में, सोचेंगे खेत के बारे में। आए हैं सेमिनार में, सोचेंगे कि भारत पाकिस्तान से कौन जीतेगा। आए हैं सेमिनार में, सोचेंगे कि इस बार की सरकार किसके नाम रहेगी। यहाँ पर बैठे बैठे कुछ भी सोच सकते हैं। जब आप कुछ भी सोचते हैं तो मुझे कंफ्यूजन में डाल देते हैं। मैंने आपसे सिंपल सा प्रश्न पूछा ना कि आप कैसे हैं, क्या जवाब बनता है इसका? जवाब सिंपल सा बनता है कि भाई अच्छे हैं या तबीयत ठीक नहीं है। 2 ही तो जवाब बनते हैं, तीसरा और कौन सा जवाब? चुप रहना क्या मतलब है? चुप रहने से क्या मतलब है? जब तुम चुप रहते हो ना तो मुझे कंफ्यूज कर कर सोचने के लिए मजबूर करते हो, क्योंकि आदमी सोच कुछ भी सकता है। मैंने आपसे पूछा आप कैसे हैं, आप चुप हैं, तो मुझे लग रहा है आपकी बीवी ने आपको मारा होगा। मुझे थोड़ी रोक सकते हो आप सोचने से, मैं कुछ भी सोच सकता हूँ। इसलिए आज के बाद चाहते हो कि कोई सोचे ना तो आप बोल दीजिए। पूरी दुनिया में हिंदुस्तान ही ऐसी कंट्री है जहाँ पर शादी के बाद 7 जन्मों का साथ माना जाता है। कितने जन्मों का? 7। और हर आदमी ये मेरा 7वां है इसको सोच सोच कर खुश होता है, लेकिन हर आदमी को यही कहा जाता है कि 7 जन्मों का साथ है। हिंदुस्तान में ही होता है, लंदन में तो 15 मिनट की भी गारंटी नहीं। अगर आप यूरोप में चले जाएं तो आधे घंटे बाद भी चेंज हो जाता सब कुछ वहां। यह 7 जन्मों का साथ है। जब रिसर्च किया तो पता चला कि यहाँ पर 7 जन्मों का साथ इसलिए है क्योंकि यहाँ के पति पत्नी झगड़ते बहुत हैं, लड़ते बहुत हैं। वहां पर लड़ाई नहीं होती, वहां पर मनमुटाव होता है और एक लाइन बोली जाती है ब्रेकअप और कहानी खत्म। लेकिन यहाँ पर ऐसे कहानी खत्म नहीं होती। ब्रेकअप तुम 1 घंटे तक भी बोलते रहो तो ऐसे ब्रेकअप नहीं होता हिंदुस्तान। यहाँ पर झगड़ा होता रहता है। ब्रेकअप बोलने की किसी को आजादी नहीं, झगड़ा होता ही रहता है। लेकिन हमारी खास बात है, रिसर्च से पता चला है कि हम झगड़ा करने के बाद थोड़ी देर बाद बात कर लेते हैं। पति पत्नी कितने भी तेज झगड़ा कर रहे हैं, अचानक अगर मेहमान घर में आ गया तो ऐसे बिहेव करेंगे जैसे कुछ हुआ ही नहीं। पति पत्नी तेज झगड़ा कर रहे हैं, अचानक बच्चे की कोई समस्या आ गई तो पति पत्नी दोनों एक हो जाते हैं वापस। झगड़ा करते रहते हैं लेकिन बात करते रहते हैं, और जब बात करते रहते हैं तो गाड़ी चलती रहती है 7 जन्मों तक। और अगर आप मेरे से बात नहीं करेंगे तो 15 मिनट भी गाड़ी चलने वाली नहीं है। इसलिए अगर आपकी शादी हो गई है, झगड़ा हो गया है, तो ये खुशी की बात है कि आपका 7 जन्मों का साथ रहने वाला है। अगर झगड़े में थोड़ी कमी है
तो मैं दोनों को सलाह देता हूं कि एक एक तलवार खरीदें और तलवार के साथ झगड़ा करें। लेकिन झगड़ा करने के तुरंत बाद बात करनी, क्योंकि जब तुम अलग अलग कमरे में जाकर सोचते हो तो फिर कोई भी किसी के बारे में कुछ भी सोच सकता और तभी मामला तलाक तक जाता है। इसलिए किसी को सोचने का मौका ही मत दो। मैं आपसे पूछूं कैसे हैं तो जवाब दो, कैसे हैं आप लोग? शानदार। इतनी रामायण सुनाने के बाद भी कुछ लोग नहीं बोलते। चलो आपकी इच्छा है, आप बोले ना बोले, मैं तो 10 मिनट इसी बात पर खर्च कर चुका हूं कि आप कुछ बोले। मेरा नाम मुकेश कोठारी है। क्या नाम है मेरा? मुकेश कोठारी। मुकेश कोठारी। क्या नाम है? मुकेश कोठारी। समझ में नहीं आ रहा आपको? मुकेश कोठारी। मुकेश कोठारी। मैं आप तेज तेज बोलते जा रहे हैं। मैं बार बार 3 बार बोला, तीनों बार आपने सोचा तेज बोलने से मैं मान जाऊंगा। मैंने कहा मुकेश कोठारी, मुकेश कोठारी, मुकेश कोठारी, मुकेश कोठारी, मुकेश कोठारी, मुकेश। आप तेज बोलोगे थोड़ी मानूंगा। आप कितना भी तेज बोलो नहीं मानूंगा। मेरा नाम मुकेश कोठारी। क्या नाम है? मुकेश कोठारी। आप सोच रहे होंगे यार इतना बुद्धू आदमी तो अभी तक पूरे गाजीपुर में कभी नहीं आया था। इससे पहले अपने नाम को 6 बार बोल चुका है और अभी तक भी मान नहीं रहा कि तेरा नाम ये है। देखिए भाई, ये बात मैं बार बार क्यों बोलता हूँ कि इस नाम को लेने से मुझे अंदर करंट आता। मेरा नाम मुकेश कोठारी। और जिस दिन आपको भी आपका नाम लेने से गर्व महसूस होने लग जाए ना, तो समझ लो पूरी दुनिया तुम्हारे ऊपर गर्व महसूस करने वाली है। लेकिन तुम्हारे नाम पर तुम्हें गर्व होना चाहिए। आपके माँ बाप ने, यानी भगवान ने, आपके माँ बाप भगवान ही हुए ना, आपके माँ बाप ने आपका नाम जो भी रखा है, रामलाल, मोहनलाल, श्यामलाल, बबीता, बबीता, ममिता, कुछ भी नाम रखा, ये नाम बड़ा सोच समझ कर रखा गया आपके माँ बाप के द्वारा। और इस नाम पर आपको गर्व महसूस होना चाहिए। और अपने नाम पर जिस दिन आप गर्व महसूस करना चालू कर दोगे, आप गौरवान्वित वाले सारे जीवन में काम करोगे। मुकेश कोठारी मेरा नाम है। 24 साल इस बिजनेस में मुझे हो गए। एक प्राइवेट नौकरी से मैंने अपना इकोनॉमिकल करियर चालू किया था। मैं एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करता हूँ, बात करते हैं फ्री होकर, लोअर मिडिल क्लास। मेरे फादर जो है डिफेंस में हुआ करते थे। फिटनेस साथ नहीं देने की वजह से उन्हें कंपलसरी रिटायरमेंट लेना पड़ा। और जब रिटायरमेंट हुआ तो मैं मात्र 9 साल का था। फैमिली मेरी एकदम छोटी सी थी, क्विट 6 भाई बहन। कुछ लोग हंस रहे हैं। अरे मामला 1-2 का अभी आया है पिछले 30-35 सालों में। आज के 50-60 साल पहले कोई गिन गिन कर पैदा करते थे क्या? नहीं। इतने बच्चे पैदा होते थे कि साला चाइना को पीछे कर दिया हमने। दुनिया की सबसे यंगेस्ट कंट्री है। हमने दुनिया में कोई काम किया न किया, बच्चे तो खूब पैदा किए। और इतने बच्चे पैदा हो गए हिंदुस्तान में कि चाइना भी हमारे से पीछे हो गए। क्योंकि एक काम बड़ा लगन से किया, बच्चे पैदा करने का। खूब बच्चे हो गए। और आपको आश्चर्य की बात तब आएगी जब मैं आपको बताऊंगा कि पूरे मोहल्ले में सबसे छोटी फैमिली मेरी थी, 6 भाई। हमारे पड़ोस में लोढ़ा साहब थे, उनके 13 बच्चे थे। पूरी क्रिकेट की टीम, 2 एक्स्ट्रा खिलाड़ी और एम्पायर भी माँ बाप बन जाते थे। बाहर के किसी आदमी को लाना ही नहीं पड़ता था। तो पूरे मोहल्ले में सबसे छोटी फैमिली हमारी थी। पिताजी रिटायर्ड हो गए थे, 250 रुपये पेंशन आती थी और माँ अचार पापड़ चटनी बनाकर बेचा करती थी। माँ बाप ने पूरी जिंदगी हम बच्चों पर कुर्बान कर दी, अपने सारे सपनों का गला तोड़ दिया। और वो चाहते थे कि किसी तरह सारे बच्चे पढ़ लिख जाए। और उनका फोकस था मैं, क्योंकि सबसे छोटा था मैं, और उनका अंतिम टारगेट भी था। वो चाहते थे कि किसी तरह मैं भी पढ़ लिख जाऊं। इस पढ़ाई लिखाई के दौरान मेरे साथ क्या क्या हुआ, इस बिजनेस में मैं क्यों आया, इस बिजनेस में मैं क्या शुरुआती रूप में कामयाब हुआ, ऐसी कौन सी घटना घटी जिसने मेरे दिमाग का ताला खोल दिया। 13,000 की जब मेरी सैलरी थी तब मैंने इस बिजनेस को चालू किया था। 1999 में जब डीसी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की बेसिक सैलरी 9,998 होती थी, तब मैं 13,000 कमाता था। तब मैं एक मीटिंग में कैसे आया और किस तरह से मेरे जीवन को 180 डिग्री से मोड़ दिया गया, ये सारी बात मैं आपको बताऊंगा। लेकिन मैं उससे पहले उस शख्स को आपके सामने बुलाने जा रहा हूं जिसने आरसीएम को बचपन से देखा। मेरे हिसाब से यहाँ पर कोई भी आदमी ऐसा नहीं है जिसने आरसीएम को इतना नजदीकी से देखा हो।
मैं आरसीएम को करते हुए 23 साल हो गए हैं और जिस शख्सियत को मैं बुलाने जा रहा हूं उसकी एज 24 साल है। मैंने 23 साल आरसीएम किया और वो 24 साल की है। 23 साल से वो आरसीएम को देख रही है क्योंकि वो मेरी बेटी है और 23 साल से उसने आरसीएम की एक एक क्रियाकलाप को देखा, मेरी एक एक एक्टिविटीज को देखा, बचपन में देखा और बचपन से लेकर अभी तक देखती आई। उसके जितना आरसीएम को कोई बेहतरीन तरीके से देख ही नहीं सकता, एक्सप्लेन कर ही नहीं सकता, क्योंकि जब वो छोटी थी तब वो आरसीएम की मीटिंग सेमिनार में आती थी। उसके बाद उसने केवल मेरे जीवन को देखा। जैसे जैसे वो बड़ी हुई मेरा इकोनॉमिकल स्टेटस अच्छा होने लगा और शुरू से ही हिंदुस्तान की टॉप स्कूलों में वो पढ़ी है, जहाँ पर एक एक साल की फीस 17 लाख रुपए लगती थी उस जमाने में। फिर उसने ग्रेजुएशन किया अमेरिकन यूनिवर्सिटी से फैशन कम्युनिकेशन के अंदर। उसके बाद उसने 2 साल पीआर की जॉब की। पीआर मतलब पब्लिक रिलेशनशिप ऑफिसर, जो एक सेलिब्रिटी को क्या करना है, क्या बोलना है वो डिजाइन करता है। पीआर का काम है पब्लिक में क्या मैसेज जाए, ये पीआर डिसाइड करता है। एक एग्जांपल आपको दूं, नरेंद्र मोदी जी ने कोरोना में थोड़ी दाढ़ी बढ़ा ली थी, याद है कि नहीं आपको? ये पीआर का स्टंट है, क्योंकि वो दाढ़ी ट्रिम रखते हैं, फिर एकदम बढ़ा ली क्योंकि देश संकट से गुजर रहा था, सारे लोग परेशान थे। ऐसे में कोई दाढ़ी मूछ मुंडा का आते हैं तो आप लोगों को गुस्सा आता है, तो पीआर ने डिसाइड किया कि दाढ़ी बढ़ा लेनी चाहिए और दाढ़ी बढ़ाने से पीएम ने मैसेज दिया कि भाई और बहनों, दुखी केवल तुम नहीं हो, मैं भी हूँ, देखो मेरी दाढ़ी बढ़ गई है। समझ रहे मेरी बात? पद्मावत फिल्म आपने देखी? पद्मावत फिल्म में पहले बहुत सारे केस हो गए अलग अलग स्टेट में। ये पीआर का स्टंट होता है, ये जानकर करवाए जाते हैं ताकि पब्लिक में क्यूरियोसिटी बने कि ऐसी क्या बात हो गई है। लाइव शो में जब थप्पड़ पड़ती है किसी के एक दूसरे के, वो पहले डिसाइडेड होती है, पब्लिक बड़े देख देख कर इंटरेस्ट लेती रहती है, वो सारी चीजें डिसाइडेड रहती है क्योंकि रिकॉर्डेड फॉर्म में रहती है। अगर उन्हें नहीं बताना था तो बाद में काट भी सकते थे, लेकिन वो काटते नहीं ताकि आप लोगों का इंटरेस्ट बने। क्या बोलना है, क्या मैसेज देना है, पब्लिकल में क्या मैसेज आना चाहिए, पीआर डिसाइड करता था। पीआर सेलिब्रिटी की भी होती है, राजनीतिक की भी होती है, फिल्म वालों की भी होती है, क्रिकेट वालों की होती है, लेकिन उसने 2 साल जॉब किया फिल्म पीआर के अंदर। और जिन हीरो हीरोइन को नाम को देखकर आप चकाचौंध होते हैं ना, वो पूरे दिन भर उन्हीं के साथ रहते थे। प्रियंका चोपड़ा की उसने पीआर की हुई है, अनिल कपूर की पीआर की हुई है, कई हीरो हीरोइन की पीआर की है। और उस पीआर में जब वो ट्रेनिंग में थी तब 1 लाख रुपए की सैलरी थी। ट्रेनिंग पीरियड में 1 लाख रुपए की सैलरी थी। शायद वो 10 साल जॉब कर लेती तो 25 लाख रुपए पर मंथ की सैलरी होती। लेकिन 2 साल में ऐसा क्या घटित हुआ उसके जीवन में, जबकि मैंने कभी नहीं कहा आरसीएम करना है। 2 साल में ऐसा क्या घटित हो गया कि उसने आरसीएम की तरफ मुंह मोड़ा और आरसीएम करने का निर्णय लिया। उसी की जबानी हम सुनना चाहते हैं। सुनना चाहते हैं आप लोग? तो आपकी जोरदार तालियों के बीच में मिस अंजलि को मैं बुलाने जा रहा हूं। आपकी जोरदार तालियां। आइए अंजलि।